हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त यूपीएसआई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भाई मैथ्स के क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैथ्स की बात करें तो भाई इसमें हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलता है। और प्रैक्टिस सेट की बात करें उसमें क्वेश्चन कौन से रहते हैं, उसमें आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं, साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर ही सॉल्व करवाते हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करें कि 2017 की जो आज आपके यूपीएसआई के जितने भी पेपर हुए थे, इस टाइम हम लोग उन सभी पेपर्स का एनालिसिस दोस्त डेली करते जा रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 का, वो 16 दिसंबर शिफ्ट 1 का है, नहीं शिफ्ट 3 का, ठीक है, शिफ्ट 3 का पेपर है। और उसका पार्ट 1 यानी कि पहली क्लास होने वाली है, क्योंकि हम बात करते हैं जब यूपीएसआई के, तो इसमें टोटल आपके 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 160 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन जो आते हैं माय डियर, वो 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। और ये कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। इन सभी की मैं बात करता हूं, तो इसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन में से एक पार्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि डेली के एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और एक शिफ्ट का हम लोग 2 क्लास कर रहे हैं। तो अब तक जितनी भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, उन सभी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें सारी वीडियो एक लाइन से आपको दोस्तों मिल जाने वाली हैं। तो जाइएगा, उन सभी को आप लोग देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने यही डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर ऊपर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से उन सारे वीडियोज का एनालिसिस देख सकते हैं। यानी कि अपने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर मैं अब तक हल करवा चुका हूँ, उन सभी के क्लासेस दोस्त आप लोग देख सकते हैं। तो आज का टर्न जो है मेरे दोस्त प्यारे भाई, वो है 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 का। आज पहला पार्ट होने वाला है। तो चलते हैं, इसमें पूछे गए प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा अब क्लास में जुड़ा हुआ है, तो वो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलते हैं, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये रहा आज का पहला और एक प्यारा सा क्वेश्चन, जो आपके यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक छोटकू सा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है मेरे साथी, पढ़ोगे आप लोग। बोला जा रहा 250 में कितने विभाजक हैं? विभाजक मतलब डिवाइजर, मतलब भाजक कितने होंगे भाई। तो इसका मैंने बेहतरीन तरीका आपको बताया कि इनका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, और इससे आसान कुछ नहीं होता। तो 250 का आप लोगों को क्या निकाल लेना मेरे भाई, 250 का आपको गुणनखंड निकाल लेना। तो पहले ये नंबर कैसे करेगा, 2 से कर जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से इसको काट दोगे मेरे भाई, तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से कर जाएगा भाई, तो 5 बार जाएगा। और ये 5 से एक बार फिर से चला जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 मिल जाएगा। अब मैंने ऐसा जब भी आपको मल्टीपल मिल जाए, तो मैंने सिंपल से जब भी फैक्टर्स निकालना हो, मतलब विभाजक निकालना हो, तो क्या तरीका बताया था कि जो इसकी पावर में दिया गया होता है, पावर में 1 प्लस कर दिया जाता है और उनको आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो 1 में 1 प्लस करेंगे मेरे भाई 2 आ जाएगा, और 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो 2 चौके 8, यानी कि इसके कितने मल्टीपल होंगे, यानी कितने विभाजक होंगे, तो 8 विभाजक होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाता है। एक बार सभी बच्चे क्लियर कर देंगे सर क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी दम नहीं था। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, यही आप लोग कॉन्सेप्ट अपनाइएगा। इनका गुणनखंड करिएगा, फिर लिख दीजिएगा जो इनके गुणनखंड होते हैं। फिर जितनी जिसकी पावर बने, पावर में 1 जोड़कर पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा दोस्त इसका सही और सटीक जवाब हो जाता है। होप करूंगा सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे भाई। बोला जा रहा है 2010 में फरवरी को रविवार था। 2010 में फरवरी को रविवार था। तो वर्ष 2010 के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से फरवरी को रविवार था? मतलब 2010 में फरवरी को रविवार था, तो 2010 के बाद ऐसा कौन सा साल आएगा मेरे दोस्त, जिसमें फिर से आपका फरवरी जो है वो कितने फरवरी को रविवार पड़ जाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, 14 फरवरी को, किसमें 14 फरवरी को मेरे दोस्त, 14 फरवरी 2010 को कौन सा दिन दिया गया है? रविवार, यानी कि संडे दिया गया है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं, देखो एक स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलोगे, तो हर साल क्या होता है, एक दिन प्लस हो जाता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, एक दिन आपका प्लस हो जाता है, यही होता है। और जब लीप वर्ष बीच में आता है, तो 2 दिन प्लस हो जाता है। तो हम एक एक साल अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे 14 फरवरी 2010 को रविवार था, तो 14 फरवरी 2011 को कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार के बाद क्या था, सोमवार आ जाएगा। क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसी तरह जब 12 में जाएंगे, अब 12 आपका क्या हो जाएगा भैया, 12 भी तो आपका होगा अब
जो देखो यहाँ पर 14 सॉरी हाँ सही तो जा रहा है 2012 में पहुंचे, लेकिन 14 फरवरी को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होगा 1 प्लस तो सोमवार के बाद क्या रहेगा, मंगलवार आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, मंगलवार आ जाएगा। अब जब हम लोग भाई 13 में जाएंगे, 13 में जाएंगे तो यहाँ पर फरवरी आपकी ये लीप वर्ष 2012 पड़ जाता है, तो फरवरी 29 की पड़ जाएगी, यानी कि अब क्या हो जाएगा 2 दिन प्लस होगा। तो मंगल के बाद 2013 में देखेंगे तो मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी कि इसको 13 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार पड़ जाएगा। 2013 में क्या रहेगा, गुरुवार आ जाएगा। इसी तरह जब 2014 में जाएंगे तो एक दिन और प्लस कर देंगे, तो गुरुवार के बाद क्या रहेगा भैया आपका शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आ जाएगा। क्या रहेगा, फ्राइडे आ जाएगा। फिर 2015 में जब हम लग जाएंगे तो फ्राइडे के बाद क्या था, सैटरडे आता है, एक प्लस करेंगे। फिर जब 2016 में पहुंचते हैं 14 फरवरी को तो क्या रहता, संडे आ जाता। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई कि वो संडे 14 फरवरी को रविवार था, तो किस वर्ष में दोबारा फिर से 14 फरवरी को कौन सा दिन आने वाला है, मतलब 14 फरवरी को रविवार ही होगा किस ईयर में। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे भाई कि 2016 में आ रहा भाई, तो हम लोग ऐसे लगा सकते थे। बाकी जिस बच्चे को पता है कि साधारण वर्ष में भैया क्या जोड़, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, तो आप लोग कहोगे 11 वर्ष बाद। अब 11 वर्ष बाद जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर 2021 ऑप्शन में नहीं था, तो 6 साल बाद रिपीट होता है। कब, जब वो लीप वर्ष हो जाता है तो 6 करते थे, 2016 यहाँ से भी आ जा सकता है। लेकिन जो मैंने ये बताया ये बिल्कुल बेसिक से था, यहाँ से सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2016 में 14 फरवरी को फिर से आपका रविवार होगा भाई। क्लियर है, एक बार बता देंगे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। बोला जा रहा भैया लोग कि 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, कितनी थी, 45 वर्ष थी। यानी कि उस क्वेश्चन में क्या बोला, 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, परिवार में 6 सदस्य थे और तब उनके परिवार की जो औसत आयु थी वो 45 वर्ष थी। तो 45, 6 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 6 लोग परिवार में है और जो उनकी औसत आयु दी गई वो कितनी दी थी, 45 वर्ष दी गई थी। तो इनका योग कितना होगा, तो 6 5 30 के 0 ऐसे लाएगा, 3 6 24 3 27, 270 कितनी आ रही है, 270। अब ये तो आई है 10 वर्ष पहले की आयु। तो अगर मैं पूछूं कि वर्तमान की आयु क्या होगी, तो वर्तमान 10 वर्ष पहले की आई है, वर्तमान की क्या होगी। अब भाई वर्तमान में जैसे 10 वर्ष पहले, लेकिन 10 वर्ष जब 6 अब वर्तमान में आ तो 10 वर्ष 6 लोग सभी का तो बड़ा होगा, तो यानी कि औसत भी कितना बढ़ जाएगा, तो औसत भी आपका 60 बढ़ जाएगा। यानी कि वर्तमान की प्रेजेंट की जब मैं पूछूंगा कि प्रेजेंट में कितनी इनकी आयु का योग होगा, तो 6 7 6 13 का 3 आ जाएगा, 7 6 13 का 3 से ला जाएगा 1 1 3, तो 330 ये वर्तमान में आयु का योग आ जाएगा इनका। ये इनके वर्तमान आयु का क्या रहेगा, योग मिल जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल सर जी नहीं, ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर से। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है, इसी बीच क्या होता है, अरुण का विवाह हो जाता है, ठीक है। और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। आज के दिन तक उसके परिवार की जो औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब अब तक उसकी औसत आयु में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले उसके परिवार में कितने लोग थे, 6 लोग थे। अब उसकी शादी भी हो गई और एक बच्चा भी हो जाता है, तो लोग टोटल कितने लोग हो जाते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि टोटल अब तो 8 लोग हो गए उसके परिवार में। और बोला कि औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो औसत पहले 45 वर्ष था, तो अब भी 45 वर्ष ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हासिल आएगा, 4 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि अब इनके औसत आयु का योग कितना हो जा रहा है भैया, तो 360 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे फिर से क्वेश्चन में कहा है कि अगर बच्चे की माँ की आयु क्या कह रहा है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्षों का अंतर है, तो उसकी पत्नी की आयु वर्तमान में कितनी है। तो जो वो 6 लोग थे तो वर्तमान में उनकी 330 थी। जब पत्नी और बच्चे शामिल हो जाते हैं, यानी कि पत्नी और बच्चे की यहाँ से आयु कितनी निकल के आ जाएगी, दोनों का योग, तो दोनों का योग आ जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष इनकी आयु बढ़ जाती है उन दोनों लोगों के बढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में जो डिफरेंस हो 22 वर्ष का है, तो उसकी पत्नी की आयु हमको निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं कि 20 वर्ष पत्नी की आयु होगी, तो 20 वर्ष अगर पत्नी की आयु होगी तो 10 वर्ष क्या बच्चे की आयु होगी। अब इन दोनों के बीच जब हम लोग देखें क्या अंतर इन दोनों के बीच में भैया 22 वर्ष का है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं 28। अगर आपकी जो पत्नी है वो 28 वर्ष की है, तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 2 वर्ष का। अब इनके बीच का अंतर क्या 22 का आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। अगर पत्नी आपकी 24 साल की, तो बच्चा कितने 6 साल का। दोनों के बीच का डिफरेंस 18 आ रहा, 22 का डिफरेंस यहाँ भी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो अगर पत्नी 26 साल की, तो बच्चा 4 साल का, डिफरेंस इनकी आयु का 22। तो ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब इसका हो जाता।
बढ़िया तरीके से सभी बच्चे क्लियर हैं, एक बार बता देंगे सर कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा लगा क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप लोगों से भाई। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब कितने सेकंड का समय लेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया। क्या बोला गया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। वही फार्मूला लगा दो। तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर में भैया क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 500 मीटर। अब जो ट्रेन की लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी मान लेते हैं, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो 500 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। यस सर। और समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, सारे आंसर सेकंड में दिए गए, तो चाल को क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो भैया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 4 से 8 से 18 से इसको काट देंगे, 18 चौक क्या हो जाएगा भैया, 72 हो जाएगा। और 4 का गुणा आपका 4, लेकिन एक मिनट, जो चाल देखो कौन सी ली जाएगी भाई। सो क्वेश्चन समझने वाला था, बहुत प्यारा सा। क्या कह रहा है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और ट्रेन की गति की दिशा में ही 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। जो स्पीड चाल होगी, गति होगी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, आपस में घट जाते हैं जब सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे होते हैं। तो वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो ये आपस में करेंगे घट जाएंगे। तो कितना बचेगा, 76 में से 16 चला जाएगा भैया 60 है। तो इनकी चाल अब क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से अब हम लोग इसको गुणा करेंगे भाई। तो 6 से काट देंगे, 10 बार चला जाएगा। 6 से काट देंगे इसको भैया, 3 बार चला जाएगा। 10 गुणे 5 कितना जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड आपकी अब चाल आ जाएगी, यानी कि ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। तब इसको 50 मीटर पर सेकंड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 50 नीचे आ जाएगा, 3 जाकर ऊपरिया क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हो मेरे दोस्तों, तो 50 से इसको काटेंगे, 10 बार जाएगा, 10 गुणे 3 कितने, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड का टोटल यहाँ पर टाइम लगने वाला। एक बार सभी बच्चे क्लियर करेंगे, क्वेश्चन मस्त तरीके से क्लियर है। अच्छा सा था, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है भाई, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा एक और प्यारा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इसको मैं बहुत पहले आई थिंक जब आपको एनटीपीसी पढ़ा रहा था उसमें ये से क्वेश्चन करवाए थे कई सारे, ठीक है। तो चलते हैं, एनटीपीसी या जीडी में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे और काफ़ी बच्चे इसमें फंसते हैं। तो आज फिर से कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से बताया जाए ताकि आपका डर इसमें से खत्म हो जाए। कह सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी होता है, लेकिन बच्चे गलती यहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या होता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर रख लीजिएगा भाई, बहुत काम आने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला कि रवि बैंक में प्रत्येक महीने 40 रुपये जमा करता है। रवि जो है वो प्रत्येक महीने बैंक में 40 रुपये जमा करता है, ठीक है सर। 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब 8% ब्याज दर है और वो 5 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे इसको। तो अब हम लोग 40 रुपये वो पर मंथ जमा कर रहा है। क्लियर इतनी बात। जी सर, बिल्कुल सर क्लियर है। और महीने में कितना जमा कर रहा है, 40 रुपये। तो साल में जमा, साल का निकालने के लिए क्या करोगे भैया आप लोग, 12 का यहाँ पर क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 1 साल का आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 साल का। तो 1 साल का हो गया ये। लेकिन वो कितने साल, 5 वर्ष तक पूछा, तो 5 का गुणा इसमें और करवा दीजिएगा। तो 12 पंचे 60, 60 गुणे 40, 2400। यानी कि टोटल जो उसका रुपया जमा हो रहा है, कितना जमा हो रहा है, 2400 रुपये जमा हो रहा है। कितना जमा हो रहा है, वो 2400 रुपये जमा हो रहा है। क्लियर इतनी बात। इसको होल्ड रखो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब कुछ बच्चे इसका भैया 2400 निकालेंगे टोटल, उसके बाद में इसका 8% निकाल देंगे, वो वहां पर गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं, देखो वो जो ब्याज दे रहा है वो पर मंथ, हर एक महीने पे ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो हर एक महीने पे ब्याज लग रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत प्यार से ढंग से मैं बता रहा हूँ, समझ जाइएगा भाई। आपने फार्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज का, SI = PRT/100, यही फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है। तो जब पहले महीने में उसने ब्याज किया होगा तो प्रिंसिपल पहले महीने के लिए कितना रहा होगा, 40 रुपये रहा होगा। ब्याज दर जो रही है आपकी आर कितना, 100%, 8 मतलब 8% रही है। और हम लोग बात करते हैं कि कितने दिनों के लिए रहा, तो PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम
टाइम कितना भाई, अब इस पे 5 वर्ष बाद जब पैसा बैंक से आप लोग निकालोगे यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, 60 महीने तक का ब्याज मिलेगा। तो पहले महीने में जब आपने पैसा जमा किया तो उस पर ब्याज कितने महीने तक लगेगा, 60 महीनों तक लगेगा, और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे भैया। उससे पहले आप लोग 12 से भी डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसको ये महीनों में हमने लिखा है, इसको साल में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे और बटे में 100 पहले से होता है। बात क्लियर है जी सर। अब लगाएंगे आप लोग प्लस, और दूसरे महीने में फिर से वो 40 रुपए जमा करेगा, रेट आपका वही रहेगा, लेकिन अब ब्याज कितने मंथ का मिलेगा, तो एक महीना पहले ब्याज मिल चुका है, यानी कि अब जो दूसरे महीने वाले प्रिंसिपल पे आपका जो ब्याज लगने वाला है वो कितने महीनों के लिए लगेगा, 59 महीने के लिए ब्याज लगेगा। और इसको भी साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे भैया और 100 का डिवाइड करोगे पीआरटी पर 100 फार्मूले के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है। तो ये ऐसे ही डाट 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 40 गुणे 8 गुणे 58 बटे फिर से 100 होगा और गुणे में 12 करेंगे। ये डाट डाट प्रोसेस आपका लास्ट साल के 5वें साल के लास्ट मंथ तक जाएगा, तो उसमें भी लास्ट महीने में 40 रुपए जमा होगा और दर आपका 8% रहेगा। और अब ब्याज कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का मिलेगा। डिवाइड करेंगे इसको 12 से और भाग करेंगे भैया इसको 100 से ही, मतलब 12 गुणे 100 से इसको भाग कर देंगे। यहाँ तक अब बात बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई, वो प्रत्येक महीने 40 रुपए जमा करता है, प्रत्येक महीने उसको 8% ब्याज मिलता है। टोटल 5 साल के बाद उसने पूछा था, इसीलिए प्रिंसिपल आपका 40 रुपए हो गया, रेट आपका 8% हो गया, और समय जो हो गया टोटल पहले महीने में जो पैसा जमा होगा उस पर 60 महीनों का ब्याज मिलेगा। अब 60 महीनों को हम लोगों ने भैया यहाँ पर साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड किया और 100 से भैया इसको डिवाइड किया, पीआरटी पर 100 फार्मूला होता है परसेंटेज हटाने के लिए, दर हटाने के लिए। सेम दूसरे महीने में जमा करेगा तो भाई 59 महीने का ब्याज मिलेगा, रेट आपका 8% रहेगा, 12 से डिवाइड करके साल चेंज किया वही क्या। आगे तीसरे महीने में 40 रुपये फिर से जमा करता और 8% दर रहती और गुणे में 58 महीने का फिर उस पर ब्याज मिलता। तो ऐसे डाट 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 लास्ट महीने तक ये प्रोसेस चलने वाला है। अब इसमें से कॉमन देखते हैं क्या मिलता है, तो कॉमन आपको मिल जाएगा माय डियर 40 गुणे में 8 और बट्टे में 12 गुणे 100 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1200 यहाँ से कॉमन आप लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1200 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर अब आप लोग देख रहे होंगे क्या बचेगा, 60 बचेगा, फिर प्लस का 59 बचेगा, और फिर प्लस का माय डियर कितना 58 बचेगा, और फिर प्लस का ये भाई 57, ऐसे डाट 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 प्लस का 1 तक दोस्त ये बच जाने वाला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक है, बिल्कुल नहीं है। काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको अगर 40 से काटते हैं 40 या 120 हो जाएगा, 30 आ जाएगा भैया, 40 या 120 30 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 4 बार चला जाएगा, 2 से काट देंगे भाई ये 15 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या बता है, अब जैसे देखोगे 60 से 1 तक लिखा गया है, या चाहिए 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 60 तक लिखा होता, बात एक ही होती। तो यहाँ पर प्रथम नेचुरल नंबर्स का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है भैया, यही होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में 2। यही होती या नहीं होती, याद है या नहीं याद है, सभी बच्चे एक लोग बता देंगे एक बार। मतलब फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2। यही होता है या नहीं होता, जी सर बिल्कुल होता है। तो ये यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 4/15 मिल गया। और n कितनी प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1 से 60 तक यानी कि 60 है। तो 60 और 60 में 1 जुड़ेगा 61, और 60 गुणे 61 और बटे में आपका क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो भैया। तो 15 से काटेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 गुणे 61, तो 8 का नम 8 8 छंग 48 हो जाएगा। ये आप 15 चौको 60 ठीक है, 2 से काटे 2 बार गए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 का नम 8 8 छंग 48, 488 आपका आ गया भाई। तो 488 यहाँ से एसआई आया, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया भैया, 488 रुपये। तो उसने पूछा 5 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, तो आपने जमा कितनी की है 5 साल में, आपने 5 साल में जमा किया 2400 रुपये, और 488 रुपये आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल राशि पूछी 2400, इसमें हम लोग और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2888 रुपये आपका क्या आ जाएगा, राशि आ जाएगी, यानी कि अमाउंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया गया था। बिल्कुल सही और सटीक जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि सर क्वेश्चन क्लियर है, थम्स अप करके बढ़िया तरीके से। अगर क्वेश्चन क्लियर तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्या कहता है भाई, सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 36.45 डिवाइडेड बाई 3.65, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बार जा रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई करेंगे भाई 36.45 को कहाँ से डिवाइड करना है, 364.5 है, तो इसको ये एक इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/10 इसका 10 मिल जाएगा। प्लस में क्या दिया गया है, 36.45 माइनस का 3.645 दिया गया है। तो इनको इधर देख लेते हैं, इसको लिख दीजिएगा एज इट इज जैसे जैसे लिखा हुआ है, 36.45 माइनस का 3.645 दिया गया भाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें एक जुड़ जाएगा तो 37.45 हो जाएगा, 37.45 हो जाएगा। ये इधर जो एक बचा ये इसमें हम लोग प्लस कर दिए, ठीक है। 37.45 इसमें से घटाना क्या है, 3.645 घटाना भी है, यहाँ पर प्लस कर दो, घटा दीजिएगा इसको, तो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 यहाँ पर 4 में 4 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 14 में 6 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पर भाई 36 में 3 जाएगा तो 33 बच जाएगा। तो 33.805 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब इसका हो जाता है। सभी बच्चे होप करूंगा क्वेश्चन क्लियर होगा, कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन डीआई का है, और क्या कहता है डीआई का क्वेश्चन समझ लीजिएगा भाई, और काफी भारी सी डीआई आपको दिख रही होगी, लेकिन डीआई के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। मैं पेट पढ़ाया उसमें भी यही बात बता रहा हूँ, यूपीएसआई पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बता रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने को मिलते हैं, और मैं सॉल्व करवाता भी हूँ भाई। और इसकी मैराथन भी मैंने लगभग 10 घंटे ले डाली है भाई, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पेट के लिए। अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी क्लासेस को आप लोग ले सकते हैं, पेट का टेंशन ही दोस्त वहाँ से दूर हो जाने वाला, ठीक है। तो ये टेबल दी गई है, पढ़िएगा क्या दिया है कि प्रश्न 7 से 9 तक निम्नलिखित चित्र को देखें, निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, हमसे ये पूछा जा रहा है। और क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें। 7 उम्मीदवारों द्वारा एक साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों का अधिकतम अंक कोष्ठक में दिए गए हैं, ये हमको दिया गया भाई। अब जैसे छात्र दिए गए हैं, और इधर छात्र दिए गए नीचे की ओर, और इधर भैया आपके क्या गए छात्र और विषय नीचे की ओर दिए गए हैं, उधर छात्रों का नाम दिया गया है। जैसे कौशल परीक्षा में है, कौशल परीक्षा 1 है, वो 100 नंबर का है, जिसमें ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, कि नंदिनी ने 60 नंबर, नंदिनी को 60 नंबर, कार्तिक को 56, ऐसे नंबर दिए गए। ऐसे कौशल परीक्षा 2, ऐसे जीडी कुछ है, वो 150 नंबर का है पेपर, और ये पीआई कुछ है वो 200 नंबर का, मेडिकल परीक्षा 50 नंबर का, और जो टेक्निकल है वो 150 नंबर का। बाकी उसमें से जो इनको प्राप्त हुआ नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें। 7 उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंक और अधिकतम अंक कोष्ठक में दिए गए हैं, ठीक है। ये अंक दिए गए हैं, इसमें से इनको इतना अधिकतम मिला है वो हमको दिया गया है। पहला क्वेश्चन समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि अकीला द्वारा कौशल परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत और बाला द्वारा पीआई में अर्जित किए गए अंकों के प्रतिशत का अंतर कितना भाई। तो अकीला को पहले देख लेते हैं, ये रहा आपका अकीला, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये रहा अकीला, और अकीला द्वारा किसमें बोला है, कौशल परीक्षा में अर्जित। देखो कौशल परीक्षा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का मेंशन नहीं किया, लेकिन इंग्लिश में जब देखते हैं हम लोग तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय अकीला इन स्किल टेस्ट 1, स्किल टेस्ट 1 की बात कर रहा है, एंड दैट ऑफ वाला इन पीआई। तो पीआई का बोला गया, लेकिन यहाँ पर कौशल परीक्षा 1 की बात की जा रही है, तो हम लोग 1 लेंगे इंग्लिश में, बाकी हिंदी में मेंशन नहीं है, तो कौशल परीक्षा फर्स्ट इसको हम लोग मान सकते हैं, यानी कि इसकी बात करा 69। तो 100 में 69 नंबर मिला, यानी कि कितना परसेंट मिला उसको, 69% मिला होगा, किसको भैया, अकीला को। अब बात किया था पीआई में किसकी बात किया था, बाला को। तो ये रहा बाला भाई, और पीआई में बात कर रहे थे, पीआई में इसको कितना मिला, 142 नंबर। तो 200 में से 142 मिला है, तो ये कितना परसेंट बनेगा, इसको भैया कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो 142 नंबर मिला 200 में से, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग भाई, 100 कर देंगे। तो 100 एकन्नम 100, 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2, यानी कि 71% उसको नंबर मिला है। कितना परसेंट मिला है, 71% नंबर मिला है। उसने पूछा है कि अर्जित किए गए अंकों के प्रतिशत का अंतर क्या होगा भाई। तो इसको 69% नंबर मिला है, इसको 71% नंबर मिला है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर सिर्फ 2% का ही आ रहा है, 2% का रहा, जो कि ऑप्शन नंबर भाई आपको सी में देखने को मिल जाएगा। कुछ भी दम था भाई, कुछ भी दम नहीं था, बस देखना था। इसमें देखो क्वेश्चन में समझना होता है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ कर भाई आप लोग इसको आंसर नॉर्मली दे सकते हैं, इतना आसान ये होता है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या कह रहा है भाई, बोला जा रहा है कि युवराज द्वारा कौशल परीक्षा 2, देखो यहाँ पर मेंशन किया 2,
युवराज द्वारा, ये रहा आपका युवराज। और कौशल परीक्षा 2 में, कौशल परीक्षा 2 में 2 की बात करें, कौशल परीक्षा ये 2 रहा भैया, 41 नंबर मिला इसको। और जीडी में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत, और जीडी में ये रहा जीडी भैया इसी के सामने, जीडी में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत। और नंदनी द्वारा, और ये नंदनी कहाँ है, नंदनी पहले में है, नंदनी द्वारा पीआई में, पीआई यानी कि पीआई ये रहा भैया, पीआई और मेडिकल परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए, पीआई और मेडिकल परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों के प्रतिशत का अंतर कितना भाई। तो देखो यहाँ पर 41 नंबर मिला, यहाँ पर 130 नंबर मिला, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 41 और 30 मिलेंगे 171 नंबर मिला है। कितने में से मिला है, इनका पूर्णांक भैया यहाँ पर देखेंगे तो कौशल परीक्षा जो 2 है इसमें भैया 100 नंबर का है और ये 150 नंबर का है, तो टोटल पूर्णांक जो हो जाएगा वो अधिकतम नंबर हो जाएगा, इसके लिए 250 हो जाएगा माय डियर। और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि इतने % नंबर यहाँ पर मिला होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ये, और 5 से इसको काट देंगे भाई तो ये 5 बार जाएगा। फिर एक दो एक नम 2, 2 से 14 4 से लाएगा 1, 2 एक कम 2 एक 3, 342/5 हो जाएगा। इतने % नंबर यहाँ से उसको मिला होगा, किसको भैया, युवराज की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं नंदनी की, तो नंदनी को देखते हैं 168 और 35 इसको प्लस करते हैं तो 8 5 13, 8 5 13 का 3 हासिल आएगा आपके पास 1, और 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल आएगा 1, और 1 1 2 203 नंबर उसको मिल रहा है। पूर्णांक इसके लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 250 का, कितने का हो रहा है 250 का पूर्णांक इसके लिए भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भैया, इसमें 100 कर देंगे भाई। इनको भी सॉल्व करते हैं तो ये फिर से भैया 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 पंचे 250 हो जाएगा, 203 का गुणा 2 में करेंगे माय डियर तो 406/5 आ जाएगा, क्या रहेगा 406/5 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या भाई कि परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों के प्रतिशत का अंतर क्या है। तो यहाँ पर जब देख रहे हो इसको 406/5% मिला, 406/5% मिला, और इसको यहाँ पर 342.5% मिला, तो दोनों का अंतर पूछा जा रहा भैया, घटा देंगे। बड़े वाले में तो छोटा हमेशा घटाना, ये मत होना कि उसमें से उसको घटाकर माइनस में ले आए, ठीक है। तो इसको घटाएंगे भाई तो पीछे 4 बच रहा है आपका, और 0 में 4 जाएगा नहीं, ऐसे हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा 6, 64/5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 का नंबर 5, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10 बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा 40, 5 8 40, तो 12.8% का डिफरेंस आ रहा है, 12.8% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया गया है, और बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो एक बार सभी बच्चे क्लियर करेंगे सर ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग सर अच्छा लग रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शीर्ष के 4 उम्मीदवार के औसत अंक और अंतिम 4 उम्मीदवार के औसत अंक के बीच का अंतर कितना भाई। तो शीर्ष के 4 उम्मीदवार का औसत अंक और अंतिम 4 उम्मीदवारों के औसत अंक के बीच का अंतर भाई, तो 2 3 4 1 2 3, यानी कि जो चंदन होगा ये 2 बार रिपीट आगे वाले के साथ में भी होगा और पीछे वाले के भी साथ में 2 से रिपीट होगा। यही तो पूछा ना कि शीर्ष के 4 उम्मीदवार, शीर्ष के 4 उम्मीदवारों के औसत अंक और अंतिम के 4 उम्मीदवारों के औसत अंक के बीच का अंतर बताइएगा। तो इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इन सभी को जोड़ना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तो चलिएगा सभी, जैसे नंदनी का पूरा टोटल करते हैं, फिर सभी का आपको करना ही पड़ने वाला है। 2 से में सभी का कर लेते हैं एक बार। तो 0 0 2 8 10 5 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल आ जाएगा आपके पास, कितना हासिल आ जाएगा हमारे पास दोस्त 2 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा हमारे पास 2। तो 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल आ जाएगा भैया। फिर से आपके पास 2 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 कितना आ जाएगा 550 नंबर आ जाएगा टोटल, किसका नंदनी का आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी ज़रूर पूछ लीजिएगा डियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जोड़ो कार्तिक का 6 और 8 14, 5 14 5 19 और 6 25 और 5 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगा आपके पास 3 3 और 5 8 और 6 14, 14 और 2, 14 में 2 जोड़ेंगे भाई, 16 में 4 जोड़ेंगे, 20 20 में 3 जोड़ेंगे, 23 23 में 9 जोड़ेगा, 32 32 का 2 हासिल आ जाएगा, फिर से 3 3 और 1 4 और 1 5, 520 नंबर किसको मिला, कार्तिक को मिला। इनका जोड़ेंगे भाई, टोटल करेंगे तो 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे देंगे, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 9 जोड़ेंगे भाई, 31 31 में 2 जोड़ेंगे, 33 33 का 3 हासिल आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 8 और 3 11 11 7 18, 18 और 4 18 में 4 जोड़ देंगे, 22 22 में 6 जोड़ देंगे, 28 28 में 3 जोड़ देंगे, 31 31 में 2 जोड़ देंगे भैया, 33 33 का 3 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा फिर से हमारे पास
कितना था भाई 3, जोड़ लेते हैं एक बार, 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 4 28, 28 3 31 और 33 का 3 हासिल आ जाएगा भाई 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, कितना आ रहा 633 यहाँ पर मिल जा रहा है। चंदन का जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 2 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 का एक हासिल आएगा 3, 3 और 7 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 23 और 4 23 में 4 जोड़ोगे भाई 27, 27 में 3 जोड़ोगे 30, 30 का 0 फिर से हासिल आ जाएगा 3, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, 601 नंबर आ रहा है किसका भाई चंदन का आ रहा है। अकेला का जोड़ देंगे 9 2 11, 11 और 9 20, 20 पर 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल आ जाएगा 2, 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 3 जोड़ देंगे भाई 26, 26 में 2 जोड़ देंगे 28 का 8 हासिल आ जाएगा हमारे पास 2, 2 एक 3 और एक 4 और एक 5, 588 नंबर आपका अकेला का आ जाएगा। युवराज का देखेंगे 4 नहीं है 0 है तो 1 1 1 और 8 9 4 13, 13 और 7 13 7 20, 20 का 0 हासिल आएगा 2, 5 2 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 का एक हासिल आएगा 2, 2 एक 3, 3 एक 4 और एक 5, 510 नंबर किसका रहेगा युवराज का रहेगा। इसका देखेंगे 2 और एक 3, 3 और 5 8 और 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 5 एक 6, 6 और 7, 6 7 13, 13 2 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 का 2 हासिल आ जाएगा 2, 2 एक 3, एक 4 और एक 5, 522 नंबर आपका किसका रहेगा बाला का। अब प्रथम 4 का ले लीजिए और अंतिम 4 का ले लीजिए, यानी कि इसमें काउंट 2 चंदन है 2 बार हो रहा, तो इनको टोटल जोड़ेंगे भाई कितना आएगा तो 0 0 3 1 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई और 4 तो हासिल आया नहीं भाई इसमें हासिल नहीं बिल्कुल नहीं आया। फिर जोड़ेंगे 5 2 7 और 3 10, 10 10 का 0 हासिल आ जाएगा, फिर से आपके पास 1 आ जाएगा भाई तो 5 एक 6, 6 और 5 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 6 23, 2304 आएगा। देखो इनको घटाने के बाद इनका एवरेज निकालेंगे कि 4 से इसको भी डिवाइड करना है, 4 से उसको भी डिवाइड करना है, तो कोई डिफरेंस हमारा नहीं आने वाला, ठीक है भाई। तो इनको कैलकुलेट करेंगे 1 1 8 9 9 2 11, 11 का 1 हासिल आ जाएगा, 1 आपके पास 3 हो जाएगा, 3 और एक 4 हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 में 0 रहेगा, 12 का 2 ही रहेगा, हासिल आएगा 1 1 आ जाएगा 6 1 7, 7 और 5 12, 12 5 17 और 5 22, कितना 2221 आ रहा है। इनका डिफरेंस लेंगे मेरे दोस्त तो 3 आएगा, यहाँ पर 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 2 में जाएगा 0, तो 83 इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है भाई यार। तो 83 अब इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग भाई तो 4 दूनी 8 फिर 3 में 0 बार जाएगा, 4 7 28 और 4 पंचे 20, 20.75 भाई इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। तो अगर हम लोग भाई देखते हैं क्योंकि शेष से 4 उम्मीदवारों का देखा जाएगा तो इनको ही लिया जाएगा, एक बार काउंट किया जाएगा और दूसरी बार में इन चारों को काउंट किया जाएगा भाई, जो हमने बिल्कुल यही किया भाई। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक होगा या तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक होगा, क्योंकि जो मैंने किया वो गलत हमारा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगर मैं देखता हूँ कुछ डिफरेंस होगा तो बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो कोई भी बच्चा परेशान मत होइएगा, इसका ये सटीक जवाब यही हो जाता है। अगर हम लोग देखो घटना चक्र जो उठाते हैं ये हमने पेपर डायरेक्ट लोड किया है, और अगर जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराए गए हैं उसमें जब आप लोग चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर किसी एक का पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर पूछा जा रहा है, मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाला है, कोई बुक देखोगे या कुछ देखोगे तो उसमें बाला का पूछा गया कि बाला का टोटल औसत अंक कितना गया है, और ऑप्शन उसके उससे उस हिसाब से इसमें दोस्तों दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो कोई बच्चा परेशान वगैरह मत होइएगा कि इसका आंसर गलत आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, ऑप्शन भी दूसरा आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन इसमें दिया उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो 20.75 इसका सही जवाब हो जाता है। तो कोई बच्चा परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलते हैं, होप करूँगा समझ में आएगा डीआई के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिएगा समझते हैं भाई। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहां पर सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है, इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है, अब अनुपात उल्टा हो गया है, इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है। एक बात इसमें से मेंशन हमको कर भी दिया गया है कि पानी ही वाष्पीकृत होता है, तो जब भी कोई घोल होता है जो उसमें विलयन घोला
जाता है, जैसे चीनी हो या नमक हो, कुछ भी जो घोला जाता है तो उसमें जो वाष्पीकृत होगा सिर्फ और सिर्फ पानी ही वाष्पीकृत होगा, चाहे नमक हो या चीनी हो, जो भी उस घोल में मिलाया जाएगा, घोला जाएगा, वो घोल कभी आपका उड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही दोस्त उसमें वाष्पीकृत होता है। ये बात याद रखना माय डियर। जैसे नमक और पानी घोला जा रहा है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ नमक नहीं उड़ेगा, सिर्फ पानी उड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या दिया गया, नमक है और पानी का, नमक और पानी का मिश्रण दिया गया, ठीक है, नमक और पानी का घोल दिया गया है। तो नमक और पानी का घोल का जो अनुपात दिया गया वो 3 अनुपात कितना दिया गया, 5 दिया गया है, 3 अनुपात 5 दिया गया, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 बराबर दिया कितना गया, 120, 8 बराबर कितना देगा 120, तो 1 बराबर कितना देगा 15, यानी कि जो नमक रहा होगा 15 से 45 यूनिट नमक रहा होगा, और भाई 45 लीटर नमक रहा होगा, और 15 पचा 75 लीटर आपका क्या रहा होगा भैया, पानी रहा होगा। ये इन दोनों का रेशियो मिल गया। क्वेश्चन में कहा कि 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है, अब उनका जो अनुपात है वो उल्टा हो गया। पहले अनुपात 5:3 था, अब अनुपात इनका क्या हो जा रहा है भैया, 3:5 था, अब अनुपात इनका हो जाएगा 3:5। तो मैंने आपसे अभी एक बात बताया है कि नमक उड़ेगा नहीं, नमक वाष्पीकृत नहीं होगा, वाष्पीकृत सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। अगर इसमें चीनी भी घुली होती तो चीनी भी वाष्पीकृत नहीं होती, वाष्पीकृत सिर्फ और सिर्फ वाष्पीकरण होगा तो सिर्फ सिर्फ पानी का होगा, यानी कि चीनी पहले जितनी थी चीनी अब भी उतनी ही रहेगी। तो 45 यूनिट अगर चीनी पहले थी, नमक पहले थे, तो 45 यूनिट नमक अब भी रहेगा। तो 45 बनाने के 9 का गुणा यहाँ पर कराएंगे इधर, तो 9 का गुणा इस साइड में भी आपका दोस्त हो जाएगा। तो इधर करने 9 त्रिक 27, यानी कि जब आप लोग देख रहे हैं भाई तो नमक का तो रेशियो सेम हो गया, लेकिन पानी 75 से अब कितना हो गया, पानी 75 से 27 हो गया। तो कितना कम हो गया भाई, तो 15 में 7 जाएगा, 8 बच जाएगा भाई, और 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया गया था। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लगभग सभी बच्चे प्यारे तरीके से इसको दोस्तों समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आई है तो एक बार क्लियर कर सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं भैया। बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर 2 कोण जो दिए गए हैं वो 70 डिग्री के हैं और 80 डिग्री के हैं, तो बाकी के जो बचे 2 कोण, दोनों कोणों का दोनों कोण ज्ञात कीजिएगा। बाकी जो 2 कोण बचे हैं उनको हमको ज्ञात करना है कि वो कितने कितने डिग्री के होंगे। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, ज्योमेट्री जिसको आती होगी उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आती होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको भी समझाऊंगा यार, कोशिश करूंगा कि पूरा आपके समझ में दोस्त आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और ऐसा बताऊंगा भाई कि दूसरी बार अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो जरूर एक बार में ही आपको समझ में वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा गौर से सभी बच्चे लोग, इसको क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसे लिखा है एक चक्रीय चतुर्भुज, क्या मिला, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाए। जब भी चक्रीय चतुर्भुज देखने को मिलता है भाई तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब होता है भाई किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो चारों किनारे, चारों शीर्ष जो है भाई वो वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो उससे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चतुर्भुज के चारों के चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त के परिधि पर मौजूद हैं, तो उस टाइप के चतुर्भुज को क्या कहा जाता है, उस टाइप के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। बात इतनी क्लियर है। अब चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, और एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि आमने सामने के जो कोण होता है उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी चतुर्भुज मेरा चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के जो कोण होंगे बच्चे वो क्या कितने डिग्री के होंगे, वो 180 डिग्री के होंगे, ठीक है ना भाई। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें बोला जा रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर 2 कोण 70 डिग्री और 80 डिग्री है, तो अगर हम लोग ये से ए भुजा दे दी गई, ये बी है, और ये सी दे दी, ये डी है, तो अगर ये भुजा जो है, ये जो कोण है वो 70 डिग्री का है, अगर ये जो कोण है आपका 70 डिग्री का दिया गया है, और जो ये कोण आपका है भाई ये 80 डिग्री का कोण है। अब मैंने क्या बताया है, जो इनकी आमने सामने की भुजाएं हैं, जो इनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं मेरे दोस्त, ये कितनी होती है, 180 डिग्री की होंगी। तो अगर ये भाई 80 डिग्री का है बी, तो ये इसके सामने 100 कितने डिग्री का होगा,
तो इस कोण को 100 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो ये भाई 180 डिग्री बनाएंगे दोनों आमने सामने के। अगर ए आपका 70 डिग्री का है तो भाई जो सी होगा ये इसको कितना होना पड़ेगा, इसको मेरे दोस्त 110 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। जी सर बिल्कुल। तो जो दो बाकी कोण बचे वो क्या हो जाएंगे, 100 डिग्री और 110 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। होप करूंगा सभी भाई को बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अगर अब ऐसा चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको कर पाएंगे। क्लियर है? थम्स अप करके बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि ए और बी दो समूह को ऐसे मान लें कि एन ए और एन ए जो दिया गया है वो 16 दिया गया है और एन बी जो दिया गया भाई वो 14 दिया गया है और एन ए यूनिवर्सल बी दिया गया 25। तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में दोस्त पूछा गया। बहुत ही आसान है, ऐसा कई बार मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। तो हम लोग पढ़ें कि अगर हमें ए यूनियन बी हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है हमको। तो ए यूनियन बी निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, पता है किसी बच्चे को? नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एन क्या होता है, एन ए क्या होता है भाई, एन ए क्या होता है कि ए जब भी हमको फार्मूला क्या है, जब भी एन ए यूनियन बी निकालना हो, ए यूनियन बी निकालना है तो क्या करना होता है भाई, तो ए यूनियन बी बराबर एन ए यानी कि एन ए के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं वो प्लस बी के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं वो और कॉमन के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं तो एन, अरे भाई एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी कितना दिया गया, वो 25 दिए गए हैं और एन ए देखते हैं कितना दिया गया, 16 दिया गया है और एन बी कितना दिया गया, 14 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगी भैया, वैल्यू निकालेंगे जब, तो 16 और 14 30 हो जाएगा, 30 यह बराबर भाई 30 में से 25 को भेजेंगे भैया इधर तो कितना आ जाएगा, 5 बच जाएगा और ये माइनस का इस साइड में इसको उठा के ले आएंगे तो एन ए इंटरसेक्शन क्या निकल कर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल कर आ जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल कर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर भाई आपको सी में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार पूछ सकते हैं भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ये याद था तो आप लोग तुरंत निकाल कर इसका जवाब दे सकते थे। होप करूंगा भाई क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया, 40 फीट और 25 फीट और 32 फीट आयाम के एक कमरे की 4 दीवारों को 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 फीट गुणे 5 फीट की 2 दरवाजे और 3 फीट गुणे 2 फीट की 2 खिड़कियां मौजूद है मेरे दोस्तों। अब देखिएगा इनका टोटल क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो पहले चार दीवारी का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई हमको टोटल एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल एरिया जब लोग निकालें तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला कितने बच्चों को याद है, एक बार बताएंगे? क्या सभी बच्चों को याद है? मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया भी है कई बार यार, कई बार करवा चुका हूँ, ये कोई पहली बार यूपीएससी में नहीं पूछा गया। तो 4 दीवारी का जो 4 दीवारी के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है माय डियर, वो होता है 2l प्लस बी इंटू में भैया क्या होता है, एच होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो पुट कर दीजिएगा वैल्यू भैया, 2 गुणे में एल बी कितना दिया गया है, एल दिया गया आपको भैया 40 मीटर लंबा और बी 25 मीटर चौड़ा, प्लस करना भाई, गुणा नहीं करना अंदर, 40 प्लस में 25 आ जाएगा और 25 आ जाएगा और गुणे में ये हाइट कितनी दी गई, 32 फीट। इनको जब सॉल्व करते हैं आप लोग भाई, इनको जब सॉल्व करते हैं आप लोग तो 40 और 65, 65 दूना 130, 130 का गुणा करवा दीजिएगा तो 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लाएगा 2 13 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 41 हो जाएगा। 4160 मीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल जाएगा टोटल आपके 4 दीवारी का। लेकिन क्या कहा क्वेश्चन में, यही आंसर मत लगवा देने में 7 में गुणा करवा कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 फीट 8 गुणे 5 फीट की 2 दरवाजे लगे हैं और 3 गुणे 2 फीट के भैया खिड़की लगे हैं। तो यहाँ पर खिड़की और दरवाजे पेंट नहीं करना, यानी कि इसकी एरिया इसमें से हमको घटानी पड़ेगी, इसका क्षेत्रफल। तो आपको दरवाजे का क्षेत्रफल क्या कहता है भाई, दरवाजे का क्षेत्रफल क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे इनका भैया, 8 गुणे 5 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितने दरवाजे हैं भैया, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 80 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपके दरवाजे का। खिड़की का देखते हो 3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6, कितनी खिड़कियां, 2 खिड़कियां तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 क्षेत्रफल 12 मीटर क्षेत्रफल इनका आ जाएगा। दोनों का टोटल देखेंगे तो 92 मीटर इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 92 मीटर में इसमें से घटा दे देंगे भाई, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो आपका काहे का आ जाएगा, वो आपके दीवार का क्षेत्रफल बचने वाला है। तो घटाएंगे भाई 8 बचेगा और यहाँ पे 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा भाई, 0 बचेगा 4, तो 4068 मीटर स्क्वायर अब आपका क्षेत्रफल बचेगा जिसमें दीवार होगी। अब ये 1 मीटर स्क्वायर का
प्रति वर्ग फीट का कितना रुपये ले रहा था, 7 रुपये। 7 से इसका गुणा करवा दीजिए तो 7 बटे 56 का 6, हासिल आएगा 5, 7 छंग 42, 5 47 का 7, हासिल आएगा भाई आपके पास 4, 4 7 0 0 तो 4 ही हो जाएगा, 7 चौक 28 तो 28,476 रुपये का टोटल खर्चा आ रहा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जा रहा है। होप करूंगा सभी बच्चे को बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है भाई। कमेंट करना जरूर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, पढ़ेंगे दोस्तों। बोला गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। जो गीता है वो एक वस्तु की बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। कोई भी सामान है उसके बिक्री मूल्य के कितने पे खरीदती है, 4/5 पे खरीदती है। तो मैं बिक्री मूल्य इसका जो मान लेता हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए क्या 100 मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो इसकी है वो 100 मान लेता हूँ। अब इस सेलिंग प्राइस के भैया 4/5 में कोई सामान को खरीदती है तो 5 से इसको काट देंगे, 20 बार जाएगा, 20 गुणे 4 80, यानी कि 80 रुपए में खरीदती, तो 80 रुपए में खरीदी तो इसका क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहा और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। आरंभिक बिक्री मूल्य कितना है, 100 है और इसको इसके 15% अधिक मूल्य पर बेचती है, यानी कि इसको 115 में बेच देती है मेरे दोस्त। 100 पर 15% का प्रॉफिट यानी कि 115 में बेच देती है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। भाई देखो ये शुरुआती सेलिंग प्राइस था और ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इतने में भाई अब बेच रही है, तो 80 में खरीद कर अब कितने में बेच रही है, 115 में बेच रही है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 35 का हो रहा है। कितने का, 35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 80 रुपए पे हो रहा है। मल्टीप्लाइड पे क्या कर दो आप लोग, 100 कर देंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, 35 गुणे 5 हो जाता है आपका 175। 175 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, 3 बचेगा 35 होगा, 4 8 32, 3 बचेगा 28, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20, 4 5 20। तो 48.75% आपका जवाब बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया है। तो इतने का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। होप करूंगा सभी दोस्त को अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अगर कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा सा था इसीलिए ये भी हिंदी में दोस्त आपको देखने को मिल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। 4 खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा एक खेल खेला जाता है। इसमें बोला जाता है यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश और सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए हैं। तो यहाँ पर जो सतीश है भाई, यहाँ पर जो सतीश है, यहाँ पर जो सतीश दिया गया है, किसकी बात कर रहा है, जो सतीश है वो बोला जा रहा है जो सतीश ने योगेश सूर्य और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक के अंक बनाए हैं। तो सतीश ने कितना बनाया है, तो सतीश ने सूर्य को SUR लिख दे रहा हूँ, सूर्य योगेश पहले, चलो सूर्य लिख दे कोई बात नहीं, सूर्या और योगेश और निर्मल इनके द्वारा जो बनाया गया रन है उसके 4/23 के बराबर है। तो अगर इन दोस्तों ने मिलकर 23 बनाया है तो सतीश ने कितने रन बनाए, 4 रन बनाए हैं। बात यहाँ तक क्लियर है, यस सर क्लियर है। आगे फिर से क्वेश्चन में कहा है, दूसरा स्टेप पढ़ेंगे भाई। बोला जा रहा है कि अंक बनाए, जबकि निर्मल ने योगेश सूर्या और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए अंकों से 7/20 रन 20 अंक बनाए हैं। यानी कि किसकी बात कर दी गई, अब की बार निर्मल, अब की बार किसकी बात कर दी गई भाई, निर्मल की। तो निर्मल को NIR से डिनोट कर देंगे। तो निर्मल जो रन बनाता है वो योगेश और सूर्या और सतीश द्वारा बनाए गए कुल रन के 7/20 बनाता है, यानी कि ये सब मिलकर 20 बनाते हैं। तो जो निर्मल वो कितना रन बना रहा होगा, 7 बना रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगला स्टेप देखते हैं जब आप लोग यहाँ से कि योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा इकट्ठे बनाए गए कुल अंकों के 5/22 अंक बनाता है। तो अब किसकी बात की, योगेश की। तो अब बात की गई योगेश की। तो योगेश जो रन बनाता है वो इकट्ठे, तो इकट्ठे योगेश हो गया, तो योगेश के बाद बचा कौन, 3, निर्मल बचा और निर्मल के बाद सूर्यांश ही ना भाई, सूर्या बचा और कौन है, सूर्या है और सतीश है। तो इन सबके बनाए गए रन के 5/22 यानी कि ये 22 रन बनाते हैं। तो योगेश कितना बना रहा होगा, 5 रन बना रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को आगे पूछा कि अन्य 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात कितना है। भाई देखो अब हम लोग यहाँ से अगला जब स्टेप समझते हैं तो उसके पहले आपको क्या दिया है भाई, टोटल देखते हो 4
और 23, टोटल कितने रन? 27 रन। चारों ने मिलकर कितना रन बनाया? यहाँ पर 27। यहाँ पर देखते हैं 20 और 7 27, चारों ने मिलकर कितना रन बनाया? 27। यहाँ पर देखते हैं 5 रन इसने और 22 रन इसने, चारों ने मिलकर कितना रन बनाया? 27 रन यहाँ पर बना, यानी कि चारों लोग मिलकर हर बार में कितना बना रहे हैं? 27 रन बना रहे हैं। जिसमें से हमको सतीश का पता है कि सतीश कितना रन बना रहा है, सतीश का पता है कि सतीश कितना रन बना रहा है, तो सतीश भाई 4 रन बना रहा है। फिर निर्मल का पता है कि निर्मल कितने अंक बना रहा है, तो निर्मल कितने रन बना रहा है, तो निर्मल 7 अंक बना रहा है। और भाई जो योगेश है, योगेश कितना बना रहा है, योगेश कितने रन बना रहा है, तो योगेश यहाँ पर देख रहे हो आप लोग 5 रन बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करें कि सूर्या कितना रन बना रहा होगा, सूर्या का निकालना है। तो सब मिलकर कितने टोटल रन बनाते हैं, तो सर जी सब मिलकर तो 27 रन बनाते हैं। 3 ने मिलकर कितना बनाया? 7 4 11 5 16 रन बना लिया है। तो चारों मिलकर जब 27 रन बनाते हैं तो 27 में से 11 घटा देंगे, यानी कि 16। जो 16 रन बन रहा है वो किसने? सूर्य ने बनाएगा। नहीं 7 4 11 5 16 हो तो 11 रन, तो 11 रन किसने बनाया भैया? सूर्य बना रहा होगा, तभी तो चारों को मिलाकर भैया 27 रन बन रहा है। जी सर। अब हमको सबके अलग अलग रन पता चल गए हैं। तो क्वेश्चन से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आप लोग समझोगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अन्य 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए कुल अंकों का अनुपात कितना है। तो अन्य 3 कितने? 7 4 11 5 16 रन इनके द्वारा बनाया गया भैया। कितने? 16 रन उन अन्य 3 के बाद द्वारा बनाया गया है, और सूर्य द्वारा 11 रन बनाया गया था। तो 11:16 इसका सही जवाब होगा, 11:16 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जा रहा भाई। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी दोस्त कि ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था जो आप लोग इजिली इसको समझ पाए होंगे सभी बच्चे, तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है भाई। आज के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव कह सकते हैं, टफ नहीं लेकिन कैलकुलेटिव थे, इसलिए हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है डियर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 24 26 24 46 15 और 35 और यक्स का जो माध्य है वो 52 दिया गया है, तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और 50 84 93 113 और यक्स के माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। भाई माध्य मतलब क्या होता है भाई? औसत होता है भाई। तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 52 दिया गया। तो इनको जोड़ देंगे भाई, तो 4 2 6 5 11 5 16, 16 के 6 से ला जाएगा 1 2 1 3 4 7 और 1 8 और 3 11, 116 यहाँ पर मिल रहा है। 116 और प्लस का यक्स करते हैं, जब अंकों का योग बटे अंकों की संख्या कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? माध्य, यानी कि हमको क्या मिल जाता है? औसत मिल जाता है। तो इनको जोड़ने में कितना है भाई? इनको जोड़ा 4 6 10 10 5 15 5 20, हमने 116 कैसे कर दिया यार? फिर से करो यार, ये गलत हो गया, फिर से जोड़ लेते हैं इनको एक बार। तो 4 और 6 10 5 15 5 20, 20 का 0 से ले जाएगा 2, 4 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 और 3 12, 120 आ रहा है भाई। यहाँ पर कितना आ रहा है? 120 सही आ रहा है ना भाई? तो ठीक है 120 आ गया। 120 और प्लस में क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। और हमने अभी बताया कि संख्याओं का योग बटे संख्या कर देते तो हमको औसत मिल जाएगा। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करें तो हमको औसत मिलेगा। औसत कितना दिया गया? माध्य कितना दिया गया? 52 दिया गया है। अच्छा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 52 गुणे 5 कर देंगे, 52 गुणे 5 कर देंगे तो इस साइड में 52 गुणे 5 हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा? ये 260 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसके गुणे में आ जाएगा, जब इसके यहाँ पर गुणे में आ जाएगा तो 260 हो जाएगा। और ये 120 आकर यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी भैया? इसको घटाने पर देखेंगे 0 4 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 140, यानी कि 140 जो है वो संख्या मिल गई हमको यक्स की ये जो वैल्यू आगे कितनी आ गई? 140 आ गई। आगे बोला है कि दी गई संख्याओं में फिर तो सबसे बड़ी संख्या और इन सभी का भी माध्य निकाल लीजिएगा। तो 50 84 93 113 जोड़ देते हैं जब आपस में, तो क्या मिल जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो 3 3 6 4 10 10 का 0 से लाएगा 1 1 1 2 2 9 2 9 2 9 11 11 8 19 19 और 5 24 का 4 से लगेगा 2 2 और 1 3, 340 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 340 मिल रहा है। बिल्कुल सही है ना भाई? 340 मिल रहा है। और यक्स का मान तो हमने निकाल लिया है। यक्स कितना भाई? 140 है, तो 140 एक्स की वैल्यू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 0 4 4 8 और 3 और 1 4 हो जाएगा ना भाई? जी सर। तो बटे में कितनी संख्या यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से काटेंगे भाई, 5 9 45, 5 से काटेंगे 96 माध्य इसका आ जाएगा। अब इसमें से बोला था बड़ी संख्या और इसके माध्य के बीच का अंतर, तो इसमें से बड़ी संख्या 24 46 15 35 और 140, तो सबसे बड़ी संख्या तो 140 ही है। तो 140 और 96 के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। 96 और 140 के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसको घटाकर चेक कर लेते हैं कितना अंतर आएगा भाई। तो ये 44 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर? 44 का अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा सा। होप करूंगा बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा।
17 नंबर की बात कर लेंगे। क्या बोला जा रहा है कि 25 की पावर 13, 26 की पावर 13 और 27 की पावर 13 और 28 की पावर 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा। देखो भाई, इसके लिए हो सकता है आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहले पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पहली बार दोस्त कर रहे हो, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिसको भी पहले मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है डियर, ये काफी कुछ सिखा के जा सकता है। आप लोग ध्यान से मेरी बातें सुनना, आप सभी लोग 17वां क्वेश्चन जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो यहाँ पर अगर कभी भी आपको इस तरह से संख्या दी गई हो और सारी की सारी जो ये पावर्स दी गई हैं वो सेम दी गई हैं, सारी की सारी पावर्स जो दी गई हैं वो सेम दी गई हैं, तो और अगर ये जो पावर विषम दी गई है, सेम हो और विषम दी गई है, तो ये संख्या किससे विभाजित हो रही होती है, तो ये सारी संख्याओं के योग से विभाजित हो रही होती है, इन सारी संख्याओं के योग से विभाजित हो रही होती है। ठीक है, इन सब का योग कितना आएगा, 8 7 15 6 21 और 26 के 6 ऐसे लाएगा 2 2 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10, यानी कि ये सारी संख्याएं जो है 106 से विभाजित पूरी तरह से विभाजित हो रही है, यानी कि जो ये टोटल संख्याएं ये 106 से पूरी तरह से विभाजित हो गई होंगी। क्वेश्चन में कहा कि अगर ये संख्याओं को 106 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बच रहा होगा, तो ये पूरी जब विभाजित हो जाएंगी तो शेषफल क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। तो 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेंगे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नहीं आया। मैंने क्या बताया है, जब भी आपको सेम पावर मिल जाए, पावर जो है वो विषम हो जाए, तो वो उन सभी संख्याओं के योग से वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई, चावल के भंडारण में कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। मान लीजिएगा भंडार पहले 100 था, 25% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई भैया, अब 125 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितना बेच दिया जाए कि भंडार फिर से उतना हो जाए। तो भैया कितना बेच दिया जाए, भंडार फिर से 125 से 100 करना है कि 25 अगर बेच दिया जाए तो 25 कितने में से बेचोगे, 125 में से तो बेचोगे, बूढ़े में कर दो भैया 100, 25 सेकंड में 25 25 पंच 125, 5 से इसको काट देंगे 20 बार आएगा। तो 20% अगर बेच देते हो तो भंडारा फिर से ही उतना आपका बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दोस्त हो जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 96, 72, 144 और 48 का महत्तम समापवर्तक अपने लघुत्तम समापवर्तक से कितनी बार आएगा। भाई तो बढ़िया, कुछ नहीं, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। तो नंबर्स लिख लेते हैं एक बार थोड़ी सा। 96 दिया गया भाई, फिर 72 दिया गया है, फिर 144 दिया गया है, फिर 48 दिया गया है। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, 2 छोटे नंबर उठाइएगा और उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा। तो सबसे छोटे नंबर यही है भाई, क्या है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 24 है। अगर ये नंबर सारे के सारे इनके डिफरेंस से डिवाइड हो रहे हैं 24 से, यानी कि सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका जो एचसीएफ होगा भाई वो यही हो जाएगा। चेक करते हैं, 24 को 96, 24 से 72, 24 6 144, 24 दूना 48, सभी नंबर अगर इससे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो एचसीएफ आपका हो जा रहा है माय डियर, जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा भैया कितना, 24 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर एचसीएफ मिल गया आपको 24। तो इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं। एलसीएम बड़ा नंबर उठाएंगे 144, 144 से देखें 72 से डिवाइड है, 48 से डिवाइड है, लेकिन 96 से डिवाइड नहीं है। तो 144 में कामन देखते हैं तो 48 कामन हो रहा है। क्या भाई 48 कामन हो रहा है, तो 96 का 48 कामन होगा, 2 नहीं कामन होगा। तो 144 में 2 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 288। अब 288 हो जाता है आपका एलसीएम। तो 288 आपका 96 से 3 बार में डिवाइड, 72 से 4 बार में डिवाइड, 48 से भाई ये 48 से ये भाई 6 बार में डिवाइड हो जाता है ना जी सर, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 144 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता चल गए हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो महत्तम समापवर्तक हो लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा, तो 24 इसको डिवाइड कर देंगे, 24 दूना 48, 24 सेकंड में 24 आएगा, 24 सेकंड में 24, 4 बचेगा 48, 24 दूना 48, भाई 12 बार जाएगा। कितनी बार, 12 बार। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी दम नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोगों के सामने ये आ गया। क्वेश्चन क्या कहा है कि 0 से 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की कितनी सम 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसमें 2 कंडीशंस बनेंगी, अभी मैं बताऊंगा क्यों 2 कंडीशंस बनेंगी भाई। तो
0 से 9 तक नंबर को यूज़ करना है, जिसमें कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है ये बताना है, और कितने डिजिट के बनाने भाई, तो 5 अंकों की संख्या आपको बनानी है। कितने डिजिट की बनानी है, तो 5 अंकों की संख्या आपको बनानी है भाई। कितने की? 5 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 डिब्बे बना दिए जी सर। और दूसरे कंडीशन में भी आपको 2 कंडीशन बनेंगी, क्यों बनेंगी मैंने बोला अभी आपको बता दूँगा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब देखिएगा जो भी सम संख्याएँ होती है उनके पीछे क्या आता है, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, 1 मिनट, या तो 0 होगा, ये 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ये इतने कंडीशन बन सकते हैं जो संख्याएँ सम होंगी। जैसे तो पहले कंडीशन की बात देखते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 0 फिक्स कर देते हैं, यानी कि एक संख्या हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। एक संख्या जब हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, यानी कि 0 को पहले कंडीशन में हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो पहली संख्या जो आएगी, कितनी संख्याएँ बचेंगी आपके पास? 9। तो 9 में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 8 में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 7 में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी, और 6 में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 0 यहाँ पर पहले से ही हमने एक संख्या फिक्स कर दी थी। एक बार बताएंगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर क्लियर है, आगे आ जाइएगा। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं जब हम लोग, तो इसमें जब पीछे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी संख्या रख देंगे, तब भी वो हमारी जो संख्या बनेगी, वो संख्या काहे की बनेगी? वो संख्या आपकी सम संख्या बनेगी। तो यहाँ पर कितनी संख्या? ये 4 ऐसी संख्या जिनको हम रख सकते हैं, यानी कि इन 4 में से कोई भी संख्या हम लोग लास्ट में पुट कर सकते हैं। इन 4 में से हम कोई भी संख्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 4 में से एक संख्या अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो संख्या बचेगी कितनी आपके पास? 9 संख्या। तो 9 संख्या में से कोई भी यहाँ पर संख्या आप लोग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर पहले हम लोग यहाँ पर अगर 0 पुट करवा देंगे, पहले अगर हम लोग दोस्त यहाँ पर 0 पुट करवा देंगे मेरे दोस्त, तो ये जो संख्या बचेगी वो 4 अंकों की बचेगी, ना कि 5 अंकों की बचेगी। कितने अंकों की बचेगी? 4 अंकों की बचेगी, ना कि 5 अंकों की बचेगी। तो हम लोग 0 नहीं पुट करवा सकते, यानी कि 4 में से एक संख्या को यहाँ पर पुट हो जाएगा, और 0 को पहले पुट नहीं करेंगे, तो संख्या अब बचेंगे कितनी आपके पास? 8 संख्या बचेंगे। तो 8 में से कोई भी एक संख्या हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये कही गई, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, तो फिर से अब संख्या कितनी बची? एक यहाँ पर 4 में से कोई भी पुट कर दिया, और बची हुई 9 संख्याओं में से 0 को छोड़कर मैंने जब यहाँ पर पुट कर दिया, तो अब संख्या कितनी बची? 8। तो अब 8 में से कोई भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 0 भी यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, और 7 में से इसमें भी कोई भी संख्या, और 6 में से यहाँ पर भी कोई संख्या हम लोग अब पुट कर सकते हैं। एक बार सभी बच्चे दोस्त क्लियर करेंगे, बात इतनी उनको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर है, तो मैं आगे आप लोगों को अब समझा सकता हूँ कि अब आपको समझ में भी आएगा बात। अब आपको बात समझ में भी मेरी आ रही होगी कि क्यों ऐसा हमने किया है, कि क्यों ऐसा हमने दोस्त किया है। इतनी बात अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है आप लोगों को? इनको आपस में गुणा करवा कर ऐड कर देना है। तो इनका गुणा करवा दो, इनका गुणा करवा दो, जो आए माय डियर इनको आपस में क्या कर दो, आप लोग जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा भाई। तो 9 8 72 और 7 6 42। तो 72 गुणे 46 कर दो। तो पहला क्या कह रहा है? 72 गुणे 46, 9 8 72 गुणे 46 करेंगे इसको, तो कितना मिलेगा भाई? 46 दूना 92 होता है जी सर। 46 दूना 92, 92 का 2 आ जाएगा, हासिल आपके पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 46 गुणे 7 करेंगे, 7 6 42 का 2 हासिल आ जाएगा आपके पास भैया 4, 7 चौक 28 और 4 32, 332 आएगा। 332 और 9, 332 में भैया 9 जोड़ेंगे तो 331 आ जाएगा ना भाई। 322 में 9 जोड़ेंगे तो 331 आ जाएगा ना भाई। क्लियर होगा सभी को? एक बार बताएंगे भाई। 7 6 42, अगर 42 से गुणा करवाना, ना कि 46 से, ठीक है। 42 से गुणा करवाना था। तो 42 दूना कितना होता है? 42 दूना होता है भाई 84 का 4 हासिल आएगा आपके पास 8। तो 42 गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल आएगा आपके पास भैया। 7 दूनी 14 का 4 हासिल आएगा, नहीं, तो 42 में 84, 84 का 4 हासिल आ गया 8। तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आएगा 1, 7 चौक 28 और 1 29, 29 यानी कि 294 आएगा। पीछे हासिल 8 आया था, तो 294 में 8 जोड़ेंगे तो 302 आ जाएगा। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। इनको गुणा कराएंगे भाई, तो 8 8 64, 8 8 64 आ जाएगा। इनको गुणा करते हैं भैया, 8 8 64 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 भाई। तो 7 से गुणा करवाएंगे इसको, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल आ जाएगा 2, 7 6 42, 42 और 2 44 आएगा, 448 जगह गुणे में 6 को 24 कर देंगे। 24 अट्ठे कितना होता है? 24 अट्ठे होता है माय डियर 192, 192 का 2 हासिल आपके पास आ जाएगा 19। 24 चौक को 96, 24 चौक को 96 में 19 प्लस करते हैं। 24 चौक को 96 में जब हम लोग 19 प्लस कर दें तो हो जाता है 115 का 5 हासिल आ जाएगा आपके पास अब 11। और 24 चौक को 96 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में
2400 को 96 में जोड़ेंगे 107 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 107 मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 10,752। 10,752 इनको आपस में प्लस करेंगे तो 6, 7, 7, 3, 1 तो 13,776 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब दोस्तों हो जाता है। तो इनको कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 13,776 बार दोस्तों इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सारा कुछ आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। होप करूंगा सभी प्यारे दोस्तों को बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर होमवर्क में मुझको कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी इसके 21 नंबर से क्वेश्चन 40 नंबर तक कल की क्लास में आप लोग कर रहे होंगे। कल फिर से आपको शाम को 8 बजे इसकी क्लास मिलने वाली है। तो सभी बच्चे 8 बजे टाइमली जुड़ जाया करो भाई। ठीक है, डेली की डेली क्लास आपको 8 PM पे मिलती है। जिस दिन दोस्त क्लास नहीं होती उस दिन टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी आप लोगों को कर दिया जाता है। तो होप करूंगा आज की क्लास सभी भाई लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो रही है तो एक बार आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वहां से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा आपको। तो चलते हैं, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए आज की ये क्लास कैसी लगी सभी बच्चे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।